प्यारे भैया बहनों, आज हम 12वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं परिचय इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूर्व में बतलाया जा चुका है। अपन समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बतलाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय, समष्टि से आशय होता है कुल अर्थात विशाल, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं एवं घटनाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। कुल रोजगार तथा कुल आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय होता है। अतः इसे रोजगार का सिद्धांत एवं आय का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला आता है विस्तृत दृष्टिकोण, दूसरा विस्तृत विश्लेषण, तीसरा परस्पर निर्भरता, चौथा सामूहिक हितों पर जोर तथा पांचवा रोजगार एवं आय का सिद्धांत। विस्तृत दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है इसमें छोटी छोटी इकाइयों को महत्व न दिया जाकर उनकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश किया जाता है। दूसरा विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार राजस्व, मौद्रिक नीतियों के सामान्य प्रभावों का अध्ययन करता है। तीसरा परस्पर निर्भरता के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की मात्राएं इतनी अधिक होती है तथा ये एक दूसरे से परस्पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के संतुलन स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा सामूहिक हितों पर जोर। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक हितों पर अधिक से अधिक जोर देता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान करता है, इसलिए इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला आता है विस्तृत दृष्टिकोण, दूसरा विस्तृत विश्लेषण, तीसरा परस्पर निर्भरता, चौथा सामूहिक हितों पर जोर तथा पांचवा रोजगार एवं आय का सिद्धांत। विस्तृत दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है इसमें छोटी छोटी इकाइयों को महत्व न दिया जाकर उनकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश किया जाता है। दूसरा विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार राजस्व, मौद्रिक नीतियों के सामान्य प्रभावों का अध्ययन करता है। तीसरा परस्पर निर्भरता के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की मात्राएं इतनी अधिक होती है तथा ये एक दूसरे से परस्पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के संतुलन स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा सामूहिक हितों पर जोर। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक हितों पर अधिक से अधिक जोर देता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान करता है, इसलिए इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला आता है विस्तृत दृष्टिकोण, दूसरा विस्तृत। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। पहला समूह की संरचना को महत्व न देना, दूसरा व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन, तीसरा निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना, चौथा समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। पहला समूह की संरचना को महत्व न देना। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह की संरचना का। समूह की संरचना के लिए समूह की बनावट और उसके समस्त अंगों की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है।
अन्यथा इसके अभाव में इस संबंध में की जाने वाली भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो सकती है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा करने से जिन छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों की योग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उनके महत्व एवं अस्तित्व की उपेक्षा कर दी जाती है। तीसरा, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम भी दे सकती है। समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समष्टि अर्थशास्त्र की अंतिम सीमा यह है कि समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। जैसे कुल मांग में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ फर्म ऐसे भी होगी जिनका उत्पादन बढ़ाने पर लागतों में वृद्धि होगी तथा कुछ की लागतों में कमी होती है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। पहला, जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था एक अत्यंत जटिल प्रणाली है। इनके आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण रखना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक साबित होता है। एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है एवं कार्यान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास हो सके। पांचवा, साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। समष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र